सो हेलो गाइज, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस। सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर एंड आई होप आप लोग ने ये न्यू ईयर काफ़ी अच्छे से एंजॉय किया होगा एंड फर्स्ट सेमेस्टर भी आपके अच्छे से गए होंगे। ठीक है, सो अब हम आज से सेकंड सेमेस्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि तुम्हारा हिस्ट्री का है, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। एंड एज यू कैन सी दिस टॉपिक, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, it is a very important chapter. Okay, very important topic that we are going to cover in this video. And आईसीएसई सेकंड सेमेस्टर में भी इससे काफ़ी क्वेश्चंस आने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू बिगिन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड, या हाँ चलो। द वर्ल्ड वॉर वन, first time a war was fought on a worldwide scale and almost all the countries participated in this war. After the war, the world war, the whole world was under suffering. देखो, मैंने इस पूरे चैप्टर को सिर्फ टॉपिक वाइज जो टॉपिक एग्जाम में आने वाले हैं उसको शॉर्ट लिस्ट करके प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है, ताकि आपको पढ़ने में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े एंड जस्ट अप टू द मार्क आप पढ़ो। ठीक है, कितना पढ़ना है उतना ही पढ़ोगे। एंड आई विल एक्सप्लेन दिस चैप्टर टू यू in a story wise, so that it gets very easier to you guys to understand. Okay, तो just आपसे read करोगे and then I will explain it. Okay, I read it and explain it. Okay, so it goes like this. Yeah. What are the causes of war? जो हम पहला टॉपिक कवर करने वाले हैं इसमें, what are the causes of war? Okay, एक सेकेंड। First, nationalism and imperialism, race of armaments, division of Europe into two hostile groups, immediate causes, that is the Sarajevo crisis, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था वॉर को स्टार्ट करने में। ठीक है, या नेशनलिज्म रेफर्स टू द सेंस। नेशनलिज्म क्या होती है? नेशनलिज्म वो होती है मतलब देशभक्ति। ठीक है, आप देशभक्त हो उसको नेशनलिज्म कहते हैं। ठीक है, चलो। Nationalism refers to the sense of unity felt by the people who share a common history, language and culture. Nationalism which led to World War One. अब ना आप सोचोगे देशभक्ति यार जो चीज़ होती है वो कैसे एक वर्ल्ड वॉर को जनरेट करेगी। ठीक है, तो फीलिंग ऑफ सुपियोरिटी। अब जैसे मान लो मैं इंडिया हूँ, मेरे ओपोनेंट में पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश है, तो हम क्या करते हैं, अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। पाकिस्तान कहता है कि हम बम मार देंगे, तो इंडिया बोलता है कि हम बम मार देंगे। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी आता है, कि सारे एक दूसरे से सुपीरियर समझने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, कंपटीशन बढ़ जाता है। एग्रेसिव नेशनलिज्म, पॉइंट टू। एग्रेसिव नेशनलिज्म, देखो एक नेशनलिज्म होता है जो कि अपने कंट्री के थ्रू लव रहता है। एक एग्रेसिव आ जाता है यार, मतलब अब अपनी कंट्री को मतलब आगे बढ़ाने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हो। ठीक है, चाहे वो जंग हो या फिर एनी सॉर्ट ऑफ मीन्स हो, दैट इज़ कॉल्ड एग्रेसिव। एग्रेसिव आप समझ रहे हो ना, काफ़ी एग्रेसिव होना। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपनी कंट्री के लिए कैसे लड़ते हैं या फिर अपने रिलीजन के लिए लड़ते हैं, सो दैट इज़ एंड दे फाइट फॉर दैट, तो दैट इज़ कॉल्ड एग्रेसिव नेशनलिज्म। ओके, एंड द मोस्ट कॉमन थिंग इज़ हेट्रेड फॉर अदर कंट्रीज़। यार मतलब अगर आप ऑब्वियस बात, अगर अपने पड़ोसी के लिए नफरत रखोगे तो आप हमेशा चाहोगे ना कि मैं उसे किस तरह से ख़त्म कर दूँ या उसे दबा दूँ या उसे गायब कर दूँ, मतलब समझ हो ना, हटा दूँ। सो दीज आर द बेसिक और यू कैन कॉल इट एज मेन कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वार, जो कि नेशनलिज्म के अंडर आता है। ठीक है, अब आते हैं इम्पेरियलिज्म। इम्पेरियलिज्म रेफर्स टू अ स्टेट ऑफ पॉलिसी और प्रैक्टिस बाय विच अ पावरफुल नेशन एस्टैब्लिशेस इट्स कंट्रोल ओवर अनदर कंट्री, either by direct territorial acquisition or by gaining political economic control. देखो इम्पेरियलिज्म क्या होता है, जो आज के टाइम में ज़्यादा मतलब प्रैक्टिस नहीं किया जाता है। कोई भी यूएनओ के हिसाब से कोई भी एक कंट्री पे रूल नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे कोई एक कंट्री दूसरे कंट्री पे रूल नहीं कर सकता। ओके, उसके लिए यूएनओ है जो कि सॉर्ट आउट करेगा। यहाँ पे क्या होता था इम्पेरियलिज्म में, जो पावरफुल कंट्रीज़ थे वो उस छोटे कंट्रीज़ या वीकर कंट्रीज़ पे आइदर अटैक करके उसे अपने अंडर रखते थे या फिर उसे इकोनॉमिकली इतना हेल्प करेंगे या क्या मतलब वो कर्जदार हो जाएगा, कि इतना कर्जदार हो जाएगा कि वो रिपे ही ना कर पाए, तो अब क्या होगा, वो कंट्री उसे कंट्रोल करने लगेगी। ठीक है, गेनिंग पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल कंट्रोल। माई अपॉलॉजीज, मुझे सर्दी लगी हुई है, ठंडी के मौसम है, सो प्लीज़ कोऑपरेट। ओके, यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। इंग्लैंड एंड फ्रांस बोथ वर हैविंग अ लॉट ऑफ कॉलोनीज अंडर देम अंडर द कंट्रोल इन एशिया एंड अफ्रीका। सबसे बड़ा एग्जांपल हम हैं इंडियंस, वी वर द कॉलोनीज ऑफ द ब्रिटिश, द पीपल ऑफ ब्रिटेन। ओके, सो वी वर वन, मतलब
उन्होंने हम पे कब्जा करके रखा था, ठीक है। अदर कंट्रीज लाइक जर्मनी ऑल्सो वांटेड टू टेक कॉलोनीज फॉर एक्सप्लॉइटिंग रिसोर्सेज एंड शोइंग सुपेरियरिटी। जैसे कि मैंने कहा था, सुपेरियरिटी पाने के लिए अब जर्मनी भी चाहता था यार कि जब इंग्लैंड के पास 10 है तो मैं क्यों ना 12 करूं, या फिर एक सी बंदा कहेगा कि यार ए बी के पास इतना ज़्यादा है तो मैं क्यों ना करूं, ठीक है। तो सुपेरियरिटी रेस चल रही थी कि किसके पास कितना जितना रहेगा वो ज़्यादा सुपीरियर होगा, तो सबको उस रेस में फर्स्ट होना था। अब आता है रेस ऑफ आर्मामेंट्स। आर्मामेंट्स होते हैं इन द सेंस कि यार अगर आपको देखो आज के टाइम कोई भी कंट्री कैसे समझ आता है कि पावरफुल है, अगर उसके पास हथियार ज़्यादा है, उसकी इकोनॉमी ज़्यादा अच्छी है। तो आर्मामेंट्स यहाँ पे क्या होता है, जब आर्मामेंट्स मैं स्टोरी की तरह समझा रहा हूँ, आप समझ लेना, ठीक है। चलो मैं एक बार रीड कर देता हूँ। इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द सिलेबस, इन सिलेबस में है नहीं, बट एक जनरल ओवरव्यू मैं बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। ताकि मान लो इन अगर आएगा तो नहीं, बट इन फ्यूचर कभी आपको ज़रूरत पड़ी तो आपको एटलीस्ट नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। Sorry. The stockpiling of armaments in the excuse of preservation of peace and harmony, all countries increased their armamental power, and others were compelled to do so to do the same. It just created atmosphere of fear and hatred. देखो यार, ये बहाना मारते थे कंट्रीज, देखो मुझे अपनी हथियार बनानी है वहाँ काफ़ी सारे, तो बंदा यूएनओ रहेगा या कोई कंट्रीज जो नेबरिंग है वो पूछेंगे ना यार कि इतने इतने हथियार किसके लिए बना रहे। तो कंट्रीज़ क्या करते थे, बहाना मार देते थे कि मतलब मैं रिज़र्व रख रहा हूँ, ताकि प्रिजर्व कर रहा हूँ या रिज़र्व रख रहा हूँ, कभी इन फ्यूचर ज़रूरत पड़ी तो मैं यूज़ करूँगा वगैरह वगैरह। तो सब समझ आ गया यार क्या खेला चल रहा है। तो इससे सभी एक ही बहाना मानने लगे, मैं भी प्रिजर्व कर रहा हूँ, तो बी बंदा बोलेगा मैं भी प्रिजर्व कर रहा हूँ, या फिर मैं भी रिजर्व कर रहा हूँ, सी बोलेगा मैं भी सेम कर रहा हूँ। तो इससे क्या होता है, एक फियर और एक हेट्रेड बनने लगा। भाई वो कर रहा है तो मैं कहीं वो मुझे मारे ना, तो मैं भी बढ़ाऊंगा अपना हथियार, ठीक है। सी बोलेगा यार ए भी कहीं मुझे ना मारे तो मैं भी अपने हथियार बढ़ाऊंगा। तो इससे क्या होता है, फियर और हेट्रेड का एटमोसफियर बन जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन दिस चैप्टर, ओके। डिवीजन ऑफ यूरोप, यूरोप जो था वो दो पार्ट में डिवाइड हो चुका था इस टाइम पे, ठीक है। आप सुनते हो यूरोपियन यूनियंस, देर आर लॉट ऑफ कंट्रीज इन दैट, एंड एट दैट मोमेंट, एट दैट टाइम, एट दैट 20th सेंचुरी में यूरोप वॉज डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स, ओके। विल गेट इनटू इट। देयर वर टू काइंड ऑफ स्टेट इन यूरोप इन द स्टार्टिंग ऑफ 20th सेंचुरी, ठीक है। दो काइंड ऑफ स्टेट होते थे यूरोप में 20वीं सदी के स्टार्टिंग में। ऑन द वन हैंड देयर वर सिंगल नेशन लाइक स्टेट्स लाइक फ्रांस, जर्मनी, होलैंड एंड others, and there were imperial states like Russia Empire and the Austria-Hungary Empire. देखो ये कहता है कि उस टाइम दो राज्य चलते थे, दो तरह के। एक सिंगल कंट्री जो है, जैसे फ्रांस एक खुद की कंट्री हो गई, जर्मनी एक खुद कंट्री हो गई, और एक इंपीरियल आता था जहाँ पे एक रूलर टाइप ऑफ बंदा रूल करता था। जैसे रशियन एम्पायर था, वो एक एम्पायर था, ठीक है। उसके अंदर काफ़ी सारे छोटे छोटे कंट्रीज आते थे, ठीक। ऑस्ट्रिया हंगरी के अंदर काफ़ी सारे छोटे छोटे कंट्रीज आते थे, ठीक है। एम्पायर का मतलब क्या होता है, उसके अंदर कुछ कुछ कंट्रीज मिलके, उस ग्रुप ऑफ कंट्रीज मिलके वो बनाया हुआ है, ठीक है। जैसे फ्रांस और जर्मनी में क्या है, होलैंड में क्या है, ये लोग सिर्फ इंडिविजुअल लैंड मास है, ठीक है। यहाँ पे कोई कंट्री ऐड नहीं हुई है, कोई कंट्री सब्ट्रैक्ट नहीं हुए, ओके, दे आर द सोल वंस। बट रशिया और ऑस्ट्रिया हंगरी में सीन क्या था कि छोटे छोटे कंट्रीज़ को मिला के ये सब बने हुए थे, ठीक है। तो टू ग्रुप बिटवीन विच वॉर वॉज फॉट, दो ग्रुप बना था जिसमें वॉर लड़ा हो गया था। स्टूडेंट्स मोस्टली कंफ्यूज हो जाता है ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल एंतात में कौन कौन से कंट्रीज़ है। सो प्लीज़ नोट इट डाउन, टेक अ स्क्रीनशॉट और वट एवर इज़ कन्वीनियंस फॉर यू, डू इट, ओके। फर्स्ट इज जर्मनी, सॉरी जर्मनी की स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई है, जस्ट नोट इट डाउन, ओके। GER होगी जर्मनी, Austria Hungary and Italy. These three were one group and they were called as Triple Alliance. Okay, Triple Alliance में कौन थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड इटाली, ओके। एंड ट्रिपल अलायंस जब बनी तो उसके कंपटीशन में यार, जैसे मैं बोला ना, वहाँ पे कंपटीशन चल रहे थे कि मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे आगे बढ़ना है। तो जब देखा कि ट्रिपल अलायंस फॉर्म हुआ तो तीन सेपरेट उसके दुश्मन कंट्रीज़ ने खुद की एक अलायंस बनाई, जिसे उन्होंने नाम दिया ट्रिपल एंतात, ओके। ट्रिपल एंतात में कौन कौन थे, फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया, सॉरी। तो ट्रिपल एंतात में कौन कौन थे, फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया। सो प्लीज़ गाइज मेक श्योर यू राइट, नोट इट डाउन समवेयर सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज इन द लेटर, ओके। चलो, इमीडिएट कॉज क्या था, सारा चीज़ जैसे कि मैंने कहा था आपको, जो कि मेन एक्चुअल रीज़न था वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने का। आपको समझ आएगा कि किस तरह से एक छोटी सी इंसिडेंट मतलब इतनी बड़ी सिनेरियो को पैदा कर सकती है। तो क्या होता है, एक आर्किड्यूक होते हैं फ्रांसिस फर्डिनेंड, ओके। दायर ऑस्ट्रिया हंगरी के एक आर्किड्यूक होते हैं जो कि
राजकुमार रहते हैं जो कि हायर होते हैं, ठीक है, मतलब वो गद्दी में बैठने वाले रहते हैं, ठीक है, द हायर ऑफ द थ्रोन, ठीक है, ऑफ ऑस्ट्रिया हंगरी। क्या हुआ था, वॉज असैसिनेटेड एट साराजीवो। तो साराजीवो में एक स्टोरी चलती है, जैसे वो अपनी वाइफ के साथ कार में बैठ के साराजीवो में जा रहा है, साराजीवो से जा रहे थे, ठीक है। तो एक बंदा रहता है, उसका नाम आई गेस, मतलब एक ग्रुप होता है जिसमें एक बंदा रहता है, ठीक है, वही उन्हें असैसिनेट करता है, दिन दहाड़े गोली से दोनों को मार देता है, मतलब फ्रांसिस फर्डिनेंड और उनकी वाइफ को, ओके, दिन दहाड़े कार में मार देता है, ओके। सो दिस इज द स्टोरी, ओके। देखो यहाँ दिया हुआ, ऑस्ट्रिया हंगरी वॉज असैसिनेटेड एट साराजेवो, कैपिटल ऑफ बॉस्निया, इन 23 1914। The assassination was organized by a secret society called a Black Hand और Union of Death, ठीक है, ये ग्रुप ने ऑर्गेनाइज किया था, फॉर्म बाय एक्सट्रीमिस्ट सर्बियन नेशनलिस्ट हुज एम वाज टू यूनाइट ऑल सर्बियन इनटू अ सिंगल सर्बियन स्टेट। सर्बियन जैसे वहाँ पे क्या होता है, कोल्ड वॉर चलता था, मतलब इंटरनल वॉर चलता था, ताकि अपने कंट्रीज़, मैं अपना कंट्री खुद का चाहूँगा, सर्बिया जितने भी मतलब कंट्रीज़ होते थे वो क्या चाहते थे कि मैं अब अलग हो जाऊँ, खुद की कंट्री बना लूँ, ठीक है, जैसे कैसे लोग कहते हैं कश्मीर को अलग कर दो, वो खुद की कंट्री बनेगी, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो जो कि कहीं पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होता था, जैसे बहुत सारे कंट्री, जो सर्बिया जो कंट्री था, स्टेट था, वो चाहते थे कि मैं अलग हो जाऊँ, अपने साथ कुछ कुछ और स्टेट्स को या पार्ट्स को अपने साथ लेके एक अलग कंट्री बना लूँ सर्बिया नाम का, ठीक है। तो ये सर्बियन ग्रुप का ही मेंबर था जो कि उसने असैसिनेट किया था, ठीक है। ऑस्ट्रिया सर्व्ड 11 point अल्टीमेटम टू सर्बिया, एक्सेप्टेड ऑल द अल्टीमेटम एक्सेप्ट दोज विच वर अबाउट टू लूज ऑफ सोवेरेनिटी, ठीक है। अल्टीमेटम दे दिया था सर्बिया को कि यार, मतलब अब जैसे उसने असैसिनेट तो कर दिया, ऑस्ट्रिया हंगरी उस टाइम ज़्यादा था, पावरफुल था, तो उसने एक अल्टीमेटम दे दिया कि आपको ये करना पड़ेगा, बट एक्सेप्ट दोज विच वर अबाउट टू लूज द सॉवरेनिटी, जो उनका सॉवरेनिटी ना खो दे, बस वो पॉइंट्स को छोड़ के एक्सेप्ट सर्बिया सारे चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है। चलो, ऑस्ट्रिया डिक्लेयर्ड वॉर ऑन सर्बिया ऑन जुलाई। अब भाई मेरे राजा को या मान लो मेरे प्राइम मिनिस्टर को अगर पाकिस्तान या XYZ कोई कंट्री असैसिनेट करता है तो ऑब्वियस सा बात है, हम लोग चुप तो नहीं बैठने वाले, पहले भी घुस के मारे थे, फिर से घुस के मारेंगे, आदत सी हो गई है, ठीक है। तो 1920 जुलाई 28 1914 पे ऑस्ट्रिया जो है डिक्लेयर वॉर करता है, किसके अगेंस्ट, सर्बिया के अगेंस्ट, ओके। अब ये क्या होता है, सर्बिया जो है सर्बिया जो है रशिया के बगल में रहता है, ठीक है। तो रशिया इंटर्ड द वॉर टू सपोर्ट सर्बिया। भाई अब मान लो यार कोई दूर की कंट्री है, टर्की वर्की है, बांग्लादेश को मारेगा या नेपाल को मारेगा, तो जो कि हमारा नेबरिंग कंट्री है, तो इंडिया उसका साथ देगा, ठीक है। तो सेम वहाँ पे रशिया क्या किया, इंटर टू सपोर्ट सर्बिया, ठीक है। रशिया उतर गया, जब रशिया उतर गया तो जर्मनी बोला भाई हम भी अपना फ्रेंड का मदद करेंगे, ठीक है। चल रहा है, देखो वर्ल्ड वॉर कैसे स्टार्ट हुआ, एक असैसिनेशन से स्टार्ट हुआ एक बंदे का, ठीक है, वहाँ से कंट्री आ गई सर्बिया, ऑस्ट्रिया हंगरी ने डिक्लेयर किया वॉर सर्बिया के अगेंस्ट, सर्बिया को बचाने रशिया आ गया, तो भाई ऑस्ट्रिया को बचाने जर्मनी आ गए, ठीक है। तो जर्मनी डिक्लेयर्ड वॉर ऑन रशिया ऑन सॉरी on August 1st 1914 and on France on August 3rd ब्रिटेन डिक्लेयर वॉर ऑन जर्मनी। अब जब जर्मनी आ गया तो यार जर्मनी जो है फ्रांस पे हमला कर दिया, ठीक है। मतलब जर्मनी जो है वो एक्चुअल पे पहले रशिया पे भी वॉर डिक्लेयर कर दिया था 19 अगस्त 1914 में, एंड उसके 2 दिन बाद ठीक 3 अगस्त को 1914 में उसने फ्रांस के अगेंस्ट भी वॉर डिक्लेयर कर दिया था। जब देखा कि फ्रांस को हमला हो गया तो भाई इंग्लैंड कैसे, ब्रिटेन कैसे चुप रहेगा, क्योंकि फ्रांस ब्रिटेन बहुत सारी चीज़ शेयर करते हैं। तो ब्रिटेन क्या करता है, डिक्लेयर्स वॉर अगेंस्ट जर्मनी ऑन August 4th द नेक्स्ट डे, ठीक है। देखो सारे यूरोपियन यूनियन सब वॉर में लड़ गए, ठीक है। अब आता है हमारा जापान भाईजान, ठीक है। जापान जो यहाँ एशिया में रहता है एंटर्ड इनटू द वॉर एंड अटैक्ड जर्मनी एंड द कॉलोनीज इन द ईस्ट। अब जापान बोला भाई जर्मनी तो वहाँ बिजी है वॉर में, तो हम क्या करते हैं उसके कॉलोनीज़ को चुरा लेते हैं, ठीक है। तो जापान यहाँ से कॉलोनीज़ भी लेने लगा जर्मनी के और उस पर हमला भी करने लगा, ठीक है। अब देखा इटाली, देखा यार यहाँ पे तो हमारी टीम हार रही है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं भाई, सेफ साइड होने के लिए निकल जाते हैं। तो इटाली क्या किया, ट्रिपल अलायंस को तोड़ दिया एंड ही वॉज आउट ऑफ दैट अलायंस, एंड उल्टा उसने अटैक कर दिया किसमें, अपने एक्स पार्टनर पे जो कि जर्मनी था। वॉर अगेंस्ट जर्मनी 1915, ओके। चलो, ग्रुप ऑफ वर्ल्ड वॉर, एलिड फोर्सेज जो कि थे रशिया, फ्रांस एंड ब्रिटेन, सेंट्रल फोर्सेज जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया हंगरी, ठीक है। यहाँ इटाली भी आ जाएगा जो कि बाद में रिवोल्ट करता है।
ये रहा हमारा मैप, उस टाइम का मैप था। एलिट फोर्सेस जो ग्रीन कलर के मैप है वो एलिट फोर्सेस है, और जो सेंट्रल पावर्स है वो जर्मनी, बुल्गारिया, ऑटोमन एम्पायर जो भी है आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगा किस किस नेशन ने किस तरह से हेल्प किया, ठीक है। सॉरी। Events of the war. The war on the western point. On the western front, the war began when the Germany armies entered South France. वेस्टर्न साइड में कब वॉर स्टार्ट हुआ? जब जर्मन एम्पायर आर्मीज़ ने एंटर किया कहाँ से? साउथ फ्रांस में। ओके, ये अगर आप मैप देखोगे तो आपको क्लियर समझ, ये एक्चुअली देखो, ऐसा नहीं है कि आपसे मैप पॉइंटिंग पूछेगा या, बट आपको एक आइडिया मिलना चाहिए ना यार। मान लो एग्जाम में आप जो रट के गए सब याद नहीं आ रहा, बट इफ़ यू हैव अ क्लियर पिक्चर ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन देन यू कैन एटलीस्ट मेक अ स्टोरी एंड राइट इट। हिस्ट्री इज ऑल अबाउट मेकिंग स्टोरीज, राइट? बट द स्टोरी शुड बी करेक्ट. Okay, so you can screenshot this map so that you get a good idea about what is happening over here. Okay, and then you can understand it. So we just move on. Yeah, इवेंट ऑफ द वॉर. अब इवेंट ऑफ द वॉर, उस वॉर में क्या चल रहा था? ट्रेंच वॉर. ट्रेंच ये होता है यार, देखो ये जो गड्ढे होते हैं ना, जैसे बॉर्डर मूवी देखी होगी तो गड्ढे होते हैं जहाँ पे सोल्जर्स छुपे हुए रहते हैं ऐसे करके, एंड दे फायर, ओके, सो दैट दे टेक लेसर हिट्स. ओके, those opposing army due to a series of trenches dug a series of trenches to defend themselves and launch attacks as it was impossible to face machine guns and other weapons on ground. जैसे अब मान लो यार इनके पास ये, मतलब क्या कहते हैं इसे, राइफल वगैरह जो भी थी पुराने ज़माने की, अब इनके अपोजिट में मशीन गन्स रहे तो यार वो कहाँ से बचेंगे? तो इन्होंने ट्रेंच खोद दिए, डग कर दिए, ताकि मशीन गन्स को फेस कर सके. द कंडीशन ऑफ द सोल्जर इन द ट्रेंच ऑब्वियसली वेर पैथेटिक. ये देखो ये कुछ पिक्चर्स है, पैथेटिक कंडीशन ऑफ द ट्रेंच, मतलब ट्रेंच के अंदर जो सोल्जर्स थे बिना खाए पिए यार, इधर से गोली उधर से गोली चल रही थी, ठीक है. वॉर ऑन द ईस्टर्न फ्रंट, अभी वेस्टर्न फ्रंट पड़ रहा था, अभी ईस्टर्न फ्रंट है, ठीक है. Germany and Austria-Hungary succeeded in the war. Sorry, in the war of Eastern Front from Russia and captured सोमजे पार्ट ऑफ रशिया एम्पायर. जर्मनी और रशिया जो ईस्टर्न पार्ट में, जो उनके ईस्टर्न साइड में रशिया है, तो रशिया का एक पार्ट जिसका नाम सोमजे था उसे उन्होंने कैप्चर कर लिया था, ठीक है. आई एम सॉरी बट दिस पिक्चर इज नॉट दैट क्लियर. प्रीवियस पिक्चर जैसा ही है, सो इफ यू जस्ट स्क्रॉल बैक यू विल गेट टू सी इट. ओके, चलो. Policies of blockade. The events of the war. The transportation of resources like war material and food were blocked by the enemy country so that the country would then be on back foot, and then the enemy country will gain advantage. It was done with the help of U-boats. Okay, देखो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये टॉपिक है नहीं जिसमें आपको स्टोरी समझा रहा हूँ कि उसमें वर्ल्ड वार में हो क्या रहा था यार, ठीक है. क्योंकि अगर आप स्टोरीज नहीं समझोगे तो फिर आप मिस कर दोगे बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर. ओके, ऑब्वियसली बात है, अगर देखो तुम्हारे फौजी अगर खाएंगे नहीं, ठीक है, एंड दे वोंट गेट बेसिक सप्लाईज, तो ऑब्वियसली बात उनका जो स्ट्रेंथ है वो डाउनफॉल होना शुरू हो जाएगा. तो अब एनिमीज़ क्या करते थे, जैसे किसी भी कंट्री का जैसे मान लो रिसोर्स आ रहा हो तो उसको क्या करते थे, बीच में डुबा देते थे, ठीक है, ठीक है. तो डुबा देते तो क्या रिसोर्स पहुंचता नहीं था, तो सोल्जर्स भूखे रहते थे, ठीक है, एंड देन एक्स्ट्रा जो सप्लाईज नहीं मिलती थी तो इट बैकफायर्ड देम. ओके, यू बोट्स एक बोट होती है, जैसे देखो ये यू रहती है, ठीक है, यू टाइप्स रहती है, सो इसे यू बोट्स कहते हैं. देखो ये डुबाता हुआ जो भी है, समझ रहे हो ना. चलो, इवेंट्स ऑफ द वॉर. अब क्या करता है टर्की साहब जो बैठे हुए रहते हैं, वो बोलते हैं यार हम भी थोड़ा गेम खेलने उतर जाए. तो टर्की भी ज्वाइन करता है वॉर इन द एंडिंग ऑफ द 1914 ऑन द साइड ऑफ जर्मनी. जर्मनी के साइड से वो ज्वाइन करता है, ठीक है, एंड ब्लॉक द कनेक्ट ऑफ रशिया. रशिया का बाकी इंताज जो उसके मेंबर्स थे, जो कि तुम्हारा फ्रांस और ब्रिटेन था, उससे उन दोनों से इसका सप्लाई रोक रहा था रशिया का, ठीक है. कौन? जर्मनी, टर्की, सॉरी. फ्रॉम द इंताज एट लास्ट टर्की वाज डिफीटेड बाय ब्रिटिश एंड इंडियन आर्मी इन अक्टूबर 1918 इन सॉरी. आप जानते हो इस टाइम तक हम लोग इंडियंस जो थे ब्रिटेन के अंडर में थे, तो ब्रिटिश और इंडियन आर्मी मिलकर टर्की को हराते हैं ताकि रशिया से अपना सप्लाई भेज सके और एक्सेप्ट कर सके, ठीक है. यहाँ टर्की हार चुका होता है. अब यहाँ आता है हीरो की एंट्री, जो सबसे बड़ा मास्टरमाइंड होता है अमेरिका की एंट्री इन द वॉर. अमेरिका was suspicious for joining the war, but there was not any reason and also enemy for joining the war. But Germans U-boat sunk a British ship named Lusitania. ठीक है, in that 128 American passengers were killed. That this gave a reason for America to enter the war against Germany, as America lended many loans to Britain and America, which could
come to an end if Germany won the war. America joined the war on April 6, 1917. एकदम होता है ना ये यार, मतलब गेम खेलने वाला पार्टी। इसलिए आज अमेरिका की इकोनॉमी इतनी अच्छी है, क्योंकि जब वर्ल्ड वार में सारे अपने पैसे वेस्ट कर रहे थे तो अमेरिका ही था जो फिजिकली वॉर में नहीं था, सिर्फ फाइनेंशियली वॉर में सबको लोन्स पे लोन्स लोन्स पे लोन्स दिए जा रहा था। अमेरिका को देखा कि यार मेरे को तो कोई रीज़न बनता नहीं है इस वॉर में आने का, तो उसने क्या एक बहाना क्या देखा कि एक जर्मन यू बोट ने एक ब्रिटेन के एक शिप को डुबाया जिसमें 128 अमेरिकन पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे थे। तो अब यार बहाना मिल गया, भाई इतना मारा तो मैं भी मारूंगा, ठीक है। तो बट फिजिकली एक भी ट्रूप्स को ये भेजता नहीं था, ना शिप भेजता था, जो भी कुछ भी नहीं भेजता था। ये सिर्फ क्या करता था, पैसे में लोन देता था, ठीक है। चलो मैंने तुम्हें कुछ शिप दे दी है, उसके बदले तुम मुझे इतने करोड़ रुपए दोगे, ठीक है, लोन हो रहा। मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, तुम मुझे इतने लोन दोगे। मैं तुम्हें इतने करोड़ रुपए दूंगा, तुम मुझे अपने कोल रिजर्व्स दोगे, ऑयल दोगे, या होता है ना मैं लोन्स दे रहा हूँ। तो अमेरिका यही करता था, ठीक है। चलो, और हाँ, अमेरिका ये भी जानता था कि अगर ब्रिटेन हार जाएगा, जो कि जिस पे बहुत सारे लोन अभी भी चल रहा है अमेरिका का, अमेरिका ने पहले से काफ़ी पैसे दे चुके हैं ब्रिटेन को, अगर ब्रिटेन हार जाता तो उसे पैसे कभी नहीं मिलने वाले। तो एक बहाना मिल गया कैसे वॉर में एंटर करने का। एग्जिट ऑफ रशिया, द न्यू Bolshevik government in Russia convinced the people that if they came in power, they would withdraw Russia from the war, as 6 lakh soldiers were killed and the families were in suffering. एक जैसे आज कैसे यहाँ पे बीजेपी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, टीएमसी पार्टी है, तो वहाँ पे एक गवर्नमेंट एक पार्टी चल रही थी। उन्होंने पीपल ऑफ रशिया को ये कन्विंस कर दिया कि अगर वो पार्टी गवर्नमेंट में आ जाता है तो वो वॉर से रशिया को हटा लेंगे, पीछे हट जाएंगे, क्योंकि ऐसे 6 लाख सोल्जर्स उनके शहीद हो चुके थे और उनके फैमिलीज काफ़ी सफरिंग में थी। सॉरी, ठीक है। तो यहाँ से एग्जिट हो जाता है रशिया का। ट्रीटी ऑफ लिथोव्स्का, ओके, इट वॉज साइंड बिटवीन रशिया एंड जर्मनी इम्पोज्ड वेरी हार्श डिमांड बट रशिया एक्सेप्टेड ऑल, ठीक है। जब रशिया पीछे हटने लगा तो रशिया पे जर्मनी काफ़ी हार्श डिमांड्स डाला था कि भाई अगर तुम पीछे हटोगे या फिर तुम हार मानते हो तो तुम्हें इतने सारे डिमांड्स मैंने पूरे करने होंगे। रशिया एक्सेप्टेड ऑल, ठीक है। चलो, एंड ऑफ द वॉर, अब यहाँ पे वॉर एंड होता है। ब्रिटेन, फ्रांस एंड यूएसए लॉन्च्ड अ मिलिट्री ऑफेंसिव इन 1918। जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया हंगरी लॉस्ट द वॉर। जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी क्या, लॉस्ट द वॉर। जर्मनी वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ द वॉर, क्योंकि तुम अगर पिछले स्लाइड में जाओगे तो जर्मनी वॉज द फर्स्ट वन ऑपोजिट में जो कि रिवोल्ट स्टार्ट किया था, ठीक है। एंड वेरी हार्श कंडीशंस वेर ऑल्सो इम्पोज्ड ऑन जर्मनी एंड अमेरिका इमर्ज्ड द सुपीरियर पावर इन द वर्ल्ड वॉर वन। जैसे कि आप देख सकते हो पूरा चालू बुद्धि है। 9 मिलियन सोल्जर्स वे किल्ड इन दिस वॉर, ठीक है। 9 मिलियन मतलब ऑलमोस्ट 1 करोड़ से थोड़ा कम, 90 लाख सोल्जर्स की डेथ हुई थी। एंड ऑफ द वॉर, रिजल्ट ऑफ वॉर, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, ठीक है। जो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स जो साइन हुआ था, ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। देख लो ये चैप्टर मैंने कितने ईजिली कंप्लीट कर दिया। जो पार्ट आपको लगता है इंपॉर्टेंट नहीं, यू कैन जस्ट स्किप इट, ओके। इट्स नॉट दैट मैंने कुछ एक्स्ट्रा डाला हुआ है, सो दैट यू रीड एंड यू नो व्हाट हैपेंड एट दैट टाइम। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। एंड एवरी यूथ ऑफ दिस कंट्री शुड नो व्हाट हैपेंड इन द वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू, सो दैट इन फ्यूचर यू नेवर एवर एनकरेज अ वॉर, बिकॉज द आउटकम इज वेरी bad. The victorious countries met in a conference in Versailles. The defeated countries were not represented at the conference. The victorious powers also excluded Russia from the conference. As a result of the discussion, the Paris Conference in June 28, 1919, the Treaty of Versailles was signed. This treaty also the cause for World War II. अब आपको चैप्टर बाद में जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये ट्रीटी वर्ल्ड वॉर टू कैसे राइज देती है, ठीक है। ये जब विक्टोरियस कंट्री कॉन्फ्रेंस बैठाते हैं यार, मीटिंग मतलब चाय पानी नाश्ता होगा कि भाई कितना लॉस हुआ कितना लॉस नहीं हुआ, हमें कौन सी कंट्री खुद को डिवाइड करनी चाहिए, ठीक है। जो हार चुके थे कंट्री, उन्हें इन्विटेशन नहीं मिला था। इनमें से रशिया को भी इन्विटेशन नहीं मिला था बिकॉज दे ड्रू बैक, ओके। चलो, टर्म्स एंड कंडीशंस, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको पढ़ने में लगेगा कि क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस डाले गए थे ये जो लूजिंग कंट्री थे उन पे। द कोल माइंस इन द जर्मन एरिया कॉल्ड सार were ceded to France for 15 years and the area was to be governed by the League of Nations. जो कोल माइंस थे सार एरिया में वो 15 साल के लिए फ्रांस ले चुका रहेगा। जितना कोल माइनिंग करेगा वो फ्रांस लेगा, और जो एरिया था गवर्न कौन करेगा, लीग ऑफ नेशन। ये जो विक्टोरियस नेशंस है वो एक लीग बना चुके थे खुद में, तो वो लोग गवर्न करेंगे।
Germany lost all its colonies to the victorious allies Britain, Belgium, South Africa and Portugal. German colonies in the Pacific and the areas under her control in China were given to Japan. जापान ने सपोर्ट किया था, जितना भी चाइना वगैरह जो भी थे सब जापान को मिला था. China was allied with the allies during the war, but her areas under German control were given to Japan. चाइना के जितने भी कॉलोनीज है सारे जापान को दे दिए गए थे. The German army was restricted to force of only 1 lakh soldiers and the navy was limited to only 15,000 men and only 24 ships. एयरफोर्स और सबमरीन्स को बैंड कर दिया गया था. द ट्रीटी affirmed the complete independence of Belgium, Poland, Czechoslovakia and Yugoslavia. तो ये सब जो जर्मन्स के अंडर थे इनको फ्री कर दिया गया. ठीक है. टेरिटोरियल रीअरेंजमेंट्स. द यूनाइटेड स्टेट्स सरपास यूरोप टू एमर्ज एज द वर्ल्ड पावर, जो आज भी वर्ल्ड पावर है. द पीस ट्रीटी साइंड आफ्टर द वॉर ट्रांसफॉर्म द पॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड, particularly of Europe. 3 ruling dynasties were destroyed. The Romanov in Russia during the war, क्योंकि ये इन्हीं को हटा के जो दूसरा पार्टी था वो बैठा था तो वो बैक ऑफ कर लिया था. The Hohenzollern of Germany and the Habsburg in Austria-Hungary. Soon after the war, the ruler of Ottomans came to end in sorry. The ruler of Ottomans came to an end in Turkey. Ottomans जो थे वो लोग भी ख़त्म हो चुके थे. Austria Hungary became separate independent state. Czechoslovakia जो था और Yugoslavia emerged as independent state. Okay. League of Nations. One of the most significant consequence of war was the creation of League of Nations. It was made to prevent war and spur harmony, जैसे कि आज हमारा UNO है. In the next chapter we will learn about how League of Nations became a cause of World War II. Okay. Question for the day. Turkey was defeated by whom in World War I? Comment below. Okay. Please comment करें and बताएं कि कैसा लगा आपको, and please share your experience whether you liked it or not, and if there is any changes needed then we will work on it. Okay. So please guys do like, share and subscribe our channel, and of course हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए जो कि यहाँ पर आप पर्सनली हमसे इंटरेक्ट कर सकते हैं. ओके. So stay safe and stay COVID free. God bless you. Bye.